जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन काल इतिहास समाप्त करेंगे। जो इतिहास प्राचीन क्लास 6 क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम समरी के थ्रू हम आप सभी को समझाने की प्रयास किए। तो आज मेरा 6 क्लास का लास्टिंग क्लास होगा। उसके बाद में 7th क्लास के फिर हम आएंगे मध्यकाल इतिहास में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 का 11 चैप्टर जो है उसको बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट, आखिर इसमें थ्योरी क्या कर रही है, मेरा समझाने का तरीका कि किताब क्या कर रही है, उसको तरीका को हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि आपको मेन स्ट्रक्चर याद हो जाए। मेरा रटाना काम नहीं है, मेरा समझाना काम है। क्योंकि आप जब भी रट के पास करिएगा ना तो आपके पास में डिप्रेशन होगा, लेकिन आप समझ के पढ़िएगा ना तो आपको उत्साह मिलेगा। तो दोस्तों हमारे पास में क्लास 6 का अध्याय जो 11 क्लास अध्याय है उसको आज हम लोग कॉन्सेप्ट माध्यम से देखेंगे। अगर आपके पास में एनसीईआरटी है तो उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीका से इसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए आज हमारे पास में इमारत, चित्र तथा किताब के बारे में देखेंगे। तो इमारत और इसके बारे में जैसे लोहा स्तंभ देखेंगे। आज दिल्ली में एक है कुतुब मीनार, समझ पाए, आज भी वह उचित है, अस्थायी रूप से अच्छा है। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति हो गया है दोस्तों कि कल होके पुल 10 साल में ध्वस्त हो जा रही है, लेकिन प्राचीन काल के आज भी वो चीज अमल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें बढ़िया बढ़िया क्वालिटी लगाया गया। आज हमारे बिहार में देख लीजिए, आए दिन पुल ढह जा रहे हैं। ये एक बात बिल्कुल है कि नहीं है? तो हमें स्ट्रक्चर से काम करना पड़ेगा। देखिए प्राचीन काल जो स्तंभ है, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितना है डायरेक्ट पूछेगा 7.2 मीटर है। इसकी वजन 3 टन है। बताइए 3 टन के। अब बताइए यहां पर में कुतुब मीनार के पास में, और ये लगभग कितना पहले निर्माण किया गया था? लगभग 1500 साल पहले, मतलब 1500 वर्ष पहले हुआ था। 1500 वर्ष पहले हुई थी। और इसकी शुरुआत तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपीएससी, कुतुब मीनार की ऊंचाई 7.2 है, इसकी कितना वजन है? 3, और ये लगभग 1500, यानी ये लगभग हमारे पास में क्या है, यहां पर मिस्टेक हो गया है, 1500 लिख ले, मतलब एक यहां छूट गया है, 1500 वर्ष पहले। तो कथन पर इस तरह से आपको विचार करने के लिए दे सकता है। तो आई होप इसको आप समझ में आ चुका होगा। क्योंकि देखिए ईंटों पत्थर इमारत, अब देखिए ईंट और पत्थर इमारत कैसे बनता है। तो दोस्तों स्तूप का अर्थ क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थ स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला होता है। आपसे डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्तूप का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है? टीला होता है। दोस्तों ये लगभग ईंट और पत्थर इमारत बनाने की प्रक्रिया कब से हुई थी? लगभग 2000 वर्ष पहले के सजाने की प्रक्रिया हुई थी। और इसके शिल्प, चित्र, गुफा, मूर्ति सजाया जाता था। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि शिल्प, गुफा सजाने की मूर्ति कला कहां से स्टार्ट हुई? लगभग 2000 साल पहले से स्टार्ट हुई। वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इसके मंदिर और निर्माण करवाया गया था और इसी में गुफा बनेंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं, इन मंदिरों को विष्णु और शिव तथा दुर्गा के रूप में, देवी देवता के रूप में पूजा करते थे। यानी क्यों देवी देवता का आराधना करना है? वहां पर भी इस चीज को था कि मनुष्य देवी देवता को मंदिर के रूप में, शिव और विष्णु के रूप में पूजा करते थे। अब देखिए गर्भगृह, समझ पाए? गर्भगृह
के रूप में देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है। डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछल है कि इसका मुख्य रूप से देवी या देवता का मूर्ति के रूप में रखे। नहीं देखते हैं कि आपके पास अयोध्या वाला गर्भगृह के रूप में दिखाया गया है, ऐसे रखा गया, तो मूर्ति को देवी देवता के रूप में उसको रखा जाता है, उसी को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों। अब देखिए हमारे पास में स्तूप, स्तूप का मतलब कुछ है टीला होता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देगा यहां से टीला होता है। देखिए स्तूप मंदिर तथा बनाने की प्रक्रिया, यानी स्तूप और मंदिर कैसे बनाया जाता था प्राचीन काल में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझना है कि स्तूप को किस आधार पर बनाया जाता था, यानी क्या चीज उसमें लगा जाता था। तो देखिए दोस्तों, पहले आप मानिएगा कि कोई भी बिल्डिंग उठा रहे हैं या कुछ भी, तो पहले उसकी सर्वे करेंगे ना। बिना सर्वे किए कर रहे हुए आप कोई चीज में जा सकते हैं? आप पहले उसको जानकारी रखेंगे ना कि पत्थर कौन कौन सा मतलब मंदिर में लगेगा, कौन सा मतलब 20 आने वाला 100 साल भी उस पीढ़ी तक बचा है। तो हमारे पास में सबसे पहले प्राथमिकता सर्वे करेंगे। सर्वे का मतलब क्या होगा कि उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तब उसके बारे में देखेंगे, तब उसके बाद में पत्थर लाएंगे, देखेंगे पत्थर कौन मजबूत है कौन कमजोर है। यही लाने मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। आप भी घर के जब निर्माण करवाते होंगे तो क्या होता है, पिलर को आप मजबूत देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आने वाला पीढ़ी इसका लाभ उठा सके। तो आप भी बताइए कि मंदिर जब बनाया जाएगा तो क्या रहेगा, उस मंदिर में अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढेंगे और शिल्पकार को खोदकर निकालकर इसको बढ़िया बढ़िया क्वालिटी। मेन बात यहां पर में दोस्तों है कि यहां पर में आपको समझने की प्रक्रिया है कि देखिए ये अच्छी तरह से यहाँ पर में, और ये आपके पास में सोचिए और विचार करेंगे, और इसके लिए अलग अलग है। इसके लिए हमारे पास में देख रहे हैं काट काट के मंदिर, ये बिहार के दिखाया गया। देखिए दोस्तों, ये क्या दिखाया गया, बिहार के रूप में इसको दिखाने की प्रयास की गई है। यही बात आपको एनसीईआरटी सिखा रही है कि किस आधार पर था। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। क्योंकि अब देखिए चित्रकाल, चित्रकाल का मतलब पेंटिंग कहां से स्टार्ट हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि चित्र की कला कहां से स्टार्ट हुई। चित्रकला मतलब हम पेंटिंग करते हैं, अपने माध्यम को दर्शा। पेंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम बोल के समझा रहे हैं और अलग अलग माध्यम से भी हम इसको कोशिश कर रहे हैं, समझाने की प्रयास कर रहे हैं, तो हम क्या बोल को समझा रहे हैं? कोई इंसान चित्र बना के समझा सकता है? तो आप बताइए ना कि चित्रकला रंग के रंग, यानी 1500 साल पहले, मतलब 1500 साल पहले चमकदार रहता था इसकी, यानी चित्रकला, यानी इसके लिए डिजाइन और इसके लिए पौधे के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता था। और यही बात को आपको कोडिफाइड को समझना है। फिर देखिए नोट, क्वेश्चन पूछल है कि तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनेगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछल है कि तांबा और टीन को मिला के कुछ बनता है, कांच का निर्माण होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनेगा, कांच, ये हड़प्पा कांस युग से संबंधित है। तो कांस युग अगर पूछ देगा तो कहां से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो आई होप आपको एनसीईआरटी पार्ट 1 वीडियो में आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर करें और अपना ख्याल रखें और स्टडी अच्छा से करें। धन्यवाद। देखिए हम लोग पुरानी कहानी संकलन तथा संरक्षण करेंगे। अब देखिए लास्ट हम लोग टॉपिक पर आ रहे हैं कि इसको मेन इंपॉर्टेंट चीज को तो हम समाप्त करेंगे, साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे, मोटिवेशनल भी देंगे, ताकि आपके जीवन में कुछ ना कुछ मेरे वजह से कुछ परिवर्तन हो। ये तो हम नहीं कर सकते कि किसी का जीवन में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो सोच दे सकते हैं। कोई किसी का जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो देखिए उसको खुद भगवान बुद्ध के भी मानना था ना कि आप कोई किसी का बना नहीं सकता जब तक वह स्वयं व्यक्ति अपने आप को ढाल ना ले। इसीलिए मेरा मार्गदर्शन देना है और आप सभी
किस तरह से जीवन में उतारिएगा, ये आप सभी पर निर्भर है। तो देखिए कि दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण को हम देखेंगे कि महाभारत क्यों हुआ था और रामायण क्यों हुआ था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जीवन को लीला को सीखा जाता है कि महाभारत और रामायण किस तरह से की गई थी। दोस्तों आप जानते हैं अगर रामायण और महाभारत को अगर सच्चे दिल से अगर उसको पढ़ा जाए तो आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी, आपको फिर किसी भी प्रकार के दुख नहीं होगी। क्योंकि उसमें धार्मिक को मत जोड़िए, उसमें इंपॉर्टेंट साइंस से भी जोड़िए कि जीवन में क्या करना चाहिए और जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। देखिएगा एक उसमें संकलन है किसका, जब सीता माता को अपहरण किया जा रहा था तो रावण कोची के में आया था, साधु के भेष में आया था ना। इसका क्या आप सीख रहे हैं कि हरेक साधु नहीं हो सकता है, वहीं पर हो सकता है जहां उसकी स्थान होगा। तो हरेक स्थिति के रूप में आपको अपने आप को ढालना है, आपको आगे लक्ष्य करना है। दोस्तों मेरी समझाने की प्रक्रिया था कि जीवन में किस तरह से चुनौतियां आती हैं, चुनौतियां आपको सिखाएगी, संघर्ष आपको बताएगी कि आपके साथ कौन खड़ा था और कौन खड़ा नहीं था। इसलिए आप अपने जीवन में निरंतर प्रयास करें, एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य की ओर जरूर पहुंच जाइएगा। दोस्तों आज हम इस टॉपिक को दो संस्कृत महाभारत और रामायण को देखेंगे। महाभारत देखिए, महाभारत कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। अब देखिए यहां से ये एनसीईआरटी आपका पेज नंबर 121 मैं पढ़ के थोड़ी सी सुना देता हूं ताकि इसको लिखने में कॉन्सेप्ट बहुत सारे अधिक, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं पूरी विश्लेषण के, लेकिन मैं पूरी शिद्दत से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप वीडियो में बने रहेंगे। देखिए इसमें महाकाव्य इसके में युद्ध हुआ जिसका उद्देश्य यानी क्या था, इस कहानी के रूप में आज भी हमें रूप में जानते हैं, करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। और महाभारत के रूप में भी इसको, और महाभारत किसने लिखा था ये बात को आपको जानकारी, वेद व्यास ने इसको लिखा था। आपको डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछेगा, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था और ये लगभग कितना था 1500 साल पहले। और इसके महाभारत वेद व्यास ऋषियों ने वर्णन, इसकी भगवत गीता में भी इसको साक्ष्य मिली गई है। मैं फिर को बताऊंगा एक वीडियो में लाके कि महाभारत के किस किस पॉइंट पर भी हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसकी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि महाभारत का लेखक कौन था और व्यास ऋषि ने भी इसका वर्णन ये भगवत गीता में स्पष्ट मिलती है। रामायण का वाल्मीकि लिखे थे। अब देखिए रामायण क्यों हुआ था, समझ पाए। महाभारत कौरव और पांडे के बीच में हुआ था जिसमें पांडे की जीत हुई थी और कौरव की हार हुई थी। अब देखिएगा दोस्तों कि पॉइंट के क्या है कि सत्य हमेशा ही थोड़ी सी पराजित कर सकती है, थोड़ी सी आपको अधिक करे, लेकिन सत्य की हमेशा ही जीत होती है। ये बात को निश्चित रूप से सीखें, यानी आप अपने हृदय से तैयारी करें, सत्य की जीत होगी, उसको पराजित कोई नहीं कुछ समय के लिए किया जा सकता है। तो रामायण क्यों हुआ था आप जान रहे हैं, रामायण क्यों हुआ था। वनवास में 14 साल उनके पिताजी किनके दशरथ जी जो थे, उनके जो केकी माता थे उनको क्या कहा था। देखिए इसीलिए क्या बोलते हैं कि किसी को वचन देने से पहले सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे पास में रामायण जो था वो किस पे आधारित था, यानी वो भी एक सत्य की था और हमेशा सत्य की जीत होती है। देखिए रामायण कौशल राजकुमार राम के बारे में था और उनकी क्या था, दशरथ जी के पिता उन्होंने वनवास दिए थे, कितना साल 14 साल। और उनकी पत्नी कौन, सीता माता रावण अपहरण कर लिया था। अब बताइए अपहरण कर लिया, सीता मां को वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। तो रामायण
किस पर था? ये पवित्र को दर्शा रहा है, ये हमारे ग्रंथ को दर्शा रहा है। और इसके विजय अयोध्या में भी लौटे और महाभारत के रूप में भी हमें इसको वाल्मीकि लिखे। यानी आपको समझ में आ चुका होगा कि युद्ध का परिणाम हमेशा सत्य की ही जीत होती है। अगर आप शिद्दत मन से आप चाहते हैं तो यही बात को, तो आपको क्लास 6 आपको पूरी हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। अब हम कल मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास 7 का मध्यकाल इतिहास, जो मेरा कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ाना नहीं है, हमें सिखाने पर विश्वास रखते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।